नमस्कार। आइए सुनते हैं पवित्रा अग्रवाल की लिखी कहानी अनिर्णय। आरती अभी से सोने चल दी, कुछ देर गप्पे ही लगाते। नीलम क्यों परेशान करती है, उसे सोने दे। आज तो उसने सपनों की महफिल में डॉक्टर रविंद्र सिंह को आने का निमंत्रण दिया है। हाय रविंद्र को, फिर जेपी का क्या होगा आरती? वह तो बड़ी बेसब्री से हाँ का इंतजार कर रहा है। आज ही मुझे वार्ड में मिला था, कह रहा था पता नहीं आरती मुझसे क्यों नाराज रहती है, ढंग से बात ही नहीं करती। मेरी उससे सिफारिश कर दो तो तुम्हें 5 स्टार होटल में डिनर दूंगा। यार एक नज़र उधर भी डाल दे। सच, मुझे तो उस पर बड़ा तरस आता है। तुझे तुझे जेपी पर तरस आता है और मुझे सुनील पर। बेचारा बेचारा इसका दीवाना है, इसके लिए जान दे सकता है। अरे कल ही कह रहा था कि आरती से पूछकर देखना मुझसे शादी करना पसंद करेगी। क्या इरादा है, उसे क्या जवाब दूं? तू लकी है यार, एक अनाथ सो बीमार, जिसको देखो आरती के सपने देख रहा है। हमें तो कोई लिफ्ट ही नहीं मारता। मैं उत्तेजित हो उठती हूँ। डॉक्टर अनिल तुम्हें मुबारक हो, उसकी ऐसी हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। रहने दे, तू तो नाराज हो गई। अच्छा तो मैं चलती हूँ। अनीता उठकर खड़ी हो जाती है, नीलम भी। आई इतनी जोर से नोचा है। अनीता ठहर, तुझे अभी बताती हूँ। बस आरती इतने में ही घबरा गई। फिर वाक्य अधूरा छोड़कर स्वीट ड्रीम चिल्लाती हुई वे भाग खड़ी होती है। थैंक यू कहकर मुस्कुरा देती है। बहुत शरारती है। प्रारंभ में जब मेडिकल कॉलेज के इस हॉस्टल में आई थी तब इस तरह की छेड़छाड़ बुरी लगती थी, खींच जाती थी। सोचती थी इन लोगों के कितने हल्के विचार हैं। किसी को किसी सहपाठी या अन्य लड़के से बात करते देख लिया तो बस बना दिया उसका आशिक। फिल्म जगत के अभिनेता अभिनेत्रियों की तरह यहाँ एक दूसरे के साथ नित नए नाम जुड़ते हैं। अब तो आदत सी पड़ गई है। मेडिकल की जटिल पढ़ाई के तनाव से बोझिल मन इन क्षणों में कुछ समय के लिए हल्का हो जाता है। ये हल्के फुल्के छेड़छाड़ वाले मजाक ट्रैंकुलाइजर का काम करते हैं। एकाएक दीपक का स्मरण हो आया, आंखों में धुंध सी छा गई। उस दिन घर से लौटी थी। आरती घर से लौट आई। क्यों बुलाया था मम्मी पापा ने? ओह, ये गुलाबी साड़ी, ये नई अंगूठी, क्या चक्कर है यार? अनीता चहकी थी। हाँ यार, मम्मी ने बांध दिया। कौन है वो खुशनसीब? होगा तो डॉक्टर ही। क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है, पार्टी कब दे रही हो? अनीता ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। नाम दीपक है, मेरठ में एमएस कर रहा है। पार्टी का क्या है, जब चाहे ले लो। फोटो तो लाई होगी, दिखाना जल्दी से। ना बाबा, फोटो नहीं दिखाऊंगी, नजर लगा दी तो। मैंने उसे छेड़ा था। दीपक के पत्र आते रहे थे, मेरे जाते रहे थे। तभी अचानक दीपक के पत्र आने बंद हो गए। मेरे पत्रों का भी कोई जवाब नहीं। मैं चिंतित हो उठी थी। एक दिन माँ का पत्र आया था कि दीपक का विवाह किसी अन्य संपन्न घराने में तय हो गया है। उसके पिता ने 50,000 नगद मांगे थे। हमने अपनी असमर्थकता व्यक्त कर दी थी। बेटी तू जरा भी दुखी ना होना, तुझमें क्या कमी है, उससे भी अच्छा घरवर मिलेगा। मैं अपने इस विवाह को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थी और प्रसन्न भी। पूरी तरह उसी मनस्थिति में जी रही थी जो भविष्य में आने वाली थी। किंतु माँ का पत्र पढ़कर मैं सन्न रह गई। आंखें भर आई थी। कमरा बंद करके घंटों रोती रही थी। कई कई रातें रोते बिताई थी। भावनाओं को ठेस लगी थी। मैं इस मानसिक झटके के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए अव्यवस्थित व अस्थिर हो उठी थी। कई बार इच्छा हुई कि दीपक को पत्र लिखूं, पर स्वाभिमानी मन में अहम जागृत हो गया। क्या तो उससे प्रणय की भीख मांगेगी, स्वयं को कमजोर दिखाएगी? नहीं, वह ऐसा नहीं करेगी। दीपक भी लालची ही होगा, वरना पिता का विरोध कर सकता था कि दोनों की समान शिक्षा, समान व्यय, दहेज किस लिए?
दीपक का चित्र जिसे वे घर पर पापा की अलमारी में से निकालकर कई कई बार देख लेती थी, किंतु मांगने का साहस नहीं होता था। बाद में दीपक को पत्र लिखकर दोबारा मंगाया था और उसे फोटो फ्रेम में सजा लिया था। चाहते हुए भी उस फोटो को फाड़ नहीं पाई, मेज पोश के नीचे सरका दिया था। मन स्वयं से विद्रोह कर उठा। पागल लड़की, तेरे पास इतने आकर्षण बिखरे पड़े हैं, उधर कभी भी आकृष्ट ना होकर कुछ क्षणों के परिचित दीपक की पुजारिन कैसे बन बैठी। तेरे साथ की लगभग सभी लड़कियों के बॉयफ्रेंड है, पर तू सबसे कटी कटी क्यों रहती है? जीवन साथी ही चुनना है तो क्यों ना अपने साथियों में से ही चुना जाए। फिर तेरे पास तो विवाह के कई प्रस्ताव भी आते रहे हैं। तभी उसकी मित्रता रविंद्र सिंह से हो गई थी। अच्छा आरती, चलता हूँ, गुड नाइट, कल मिलेंगे। उसने धीमे से हाथ हिलाया और अपने हॉस्टल की दिशा में बढ़ गया। सुंदर, स्वस्थ, आकर्षक व्यक्तित्व, संतुलित, संयमित व्यवहार, बस यही तो गुण है जिन्होंने मुझे रिझा लिया है। अपने में मस्त भूली सी मैं हॉस्टल के गेट में प्रवेश कर गई। आरती, अपने नाम की पुकार सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मम्मी पापा हॉस्टल के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल रहे थे। मुझे संतुष्टि हुई कि अच्छा हुआ वह रविंद्र को नहीं देख पाए, वरना अभी बवंडर खड़ा कर देते। नमस्ते पापा। नमस्ते माँ, आप कब आए? पापा का चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ था। वह थूक निकलकर स्वयं को सहज करने का प्रयास कर रहे थे। माँ तीखे किंतु धीमे स्वर में बोली थी, 3 घंटे से गेस्ट रूम में बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम अब तक कहाँ थी? कहना तो चाहती थी कि लोकल फ्रेंड के घर गई थी, पर झूठ बोलने से पहले ही सच मुंह से निकल गया था। पिक्चर। रात में अकेली? साथ में कौन था? मैं सकपकाई कि क्या कहूँ। यदि वे रविंद्र को देख चुके होंगे तो झूठ पकड़ा जाएगा, अतः जानबूझकर फ्रेंड शब्द का इस्तेमाल किया। अकेली नहीं, फ्रेंड के साथ गई थी। कहते कहते मैंने जीभ काट ली, क्योंकि आने वाले तूफान का एहसास होने लगा था। अब तक स्वयं पर नियंत्रण करने का प्रयास करते पापा फुफकार उठे थे, बेटी, मित्र बनाने के लिए लड़कियों का क्या अकाल पड़ गया है, जो लड़कों से दोस्ती करनी पड़ रही है? अपने शहर के किसी व्यक्ति ने देख लिया तो क्या होगा? कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती थी, पर इतना ही कहकर चुप हो गई कि पापा, आप तो व्यर्थ में ही नाराज हो रहे हैं। साथ में एक सहेली थी, वह उधर से ही अपने घर चली गई। रविंद्र वहां मिल गए थे, मैं उनके साथ घर लौट आई। पापा, आपको क्या पता, मेरे पास पढ़ने के लिए किताबें तक नहीं हैं। एक एक किताब कई कई 100 की आती हैं। आप तो दिलवा नहीं सकते। किताबें रविंद्र ने ही अपनी व अपने मित्रों की ला कर दी हैं, वरना मैं कैसे पढ़ पाती। माँ ने पिताजी को झिड़क सा दिया था। अजी लड़की पर क्यों नाराज होते हो? जब सब साथ साथ पढ़ते हैं तो आपस में बोला चाला जाता ही है, वरना घर बैठाते। माँ मुझे एक तरफ खींचकर कान में फुसफुसाई, अपनी जाति का है क्या? जाति के नाम पर मुझे दीपक की याद आ गई। वह भी तो हमारी ही जाति का था। कुछ कड़ा उत्तर देने की इच्छा हो आई। अच्छा हुआ अंधेरे की वजह से मेरे चेहरे के भाव वे नहीं देख पाए। फिर स्वयं पर नियंत्रण पाकर बोली, कौन माँ? अच्छा, रविंद्र। अपनी जाति का तो नहीं है, पर जाति का होना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, वैसे ही पूछा था बिटिया, पर जाति का होना ही चाहिए। कहते कहते माँ का चेहरा मुरझा गया था, साथ ही कठोर भी हो आया था। रात बिरात इस तरह घूमना लड़की जात को शोभा नहीं देता। आरती बाबा, हॉस्टल के चौकीदार का स्वर गूंजा। इस हॉस्टल में कर्मचारियों द्वारा छात्राओं को बाबा कहकर पुकारने की प्रथा सी बन गई है। क्या है राम सिंह? बाबा, आपके गेस्ट आए हैं। गेस्ट नहीं, स्पेशल गेस्ट रविंद्र सिंह ही होंगे, चिकोटी काटती हुई अनीता चहकी। अच्छा आरती, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक की ध्वनियाँ सब कमरों से गूंजने लगती हैं। मैं गाउन उतारकर जल्दी से साड़ी बांधती हूँ, पाउडर का एक पफ चेहरे पर फेर, बालों में कंघी कर चप्पल पहनकर खटखट सीढ़ियाँ उतर जाती हूँ। देखा कि एक एम्बेसडर कार हॉस्टल के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके बाहर रविंद्र
एक स्त्री पुरुष के साथ साथ खड़ा था। मम्मी, यह आरती है, रविंद्र ने परिचय कराया। आरती, ये मेरे पापा जज हैं, ये मम्मी हैं। मैं हाथ जोड़ देती हूँ। वे स्नेह से उत्तर देती हैं, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आज डिनर हमारे साथ लेना, और अभी हम फिल्म देखने जा रहे हैं, तुम भी चलो ना। चेहरा लाल सा हो आया। पता नहीं रविंद्र ने उन्हें मेरा क्या परिचय दिया होगा। ये लोग भी ना जाने क्या सोचते होंगे। रविंद्र की तरफ नज़र उठाई तो वहाँ भी मौन आग्रह था। मैंने टालना चाहा, किंतु आग्रह का ज़्यादा विरोध नहीं कर पाई। जाना पड़ा। तभी रविंद्र ने कहा, कल मम्मी का चेकअप भी करा देना, वे यहाँ इसीलिए आई हैं। आरती, मम्मी पापा तुमसे बहुत प्रभावित हुए हैं, तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। सच, मुझे तो तुमसे ईर्ष्या होने लगी है। अपनी प्रशंसा किसे नहीं भाती, मुझे भी अच्छी लगी। टालते हुए मैंने कहा, अच्छा सुनो, गाइनिक्स में हाउस जॉब के लिए यहाँ तो फार्म भरा ही है, लखनऊ का भी भर दिया है। वहाँ ज्वाइन करूँ या यहाँ, बाद में सोचूंगी। मुझे तो यहीं रहना है, हाउस जॉब अगले माह समाप्त हो जाएगा। आरती, एक बात कहूँ, वैसे तो हम तुम मित्र हैं, मानसिक रूप से एक दूसरे के अत्यधिक निकट आ गए हैं। पापा अब विवाह पर जोर डाल रहे हैं। मैं तुमसे हटकर कहीं अन्यत्र विवाह की कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूँ। तुम क्या सोचती हो, मुझसे शादी करोगी? मैं तो ना जाने कब से इस अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। मन ऐसा ही कुछ सुनना चाहता था। आज वही सब सुनकर रोमांच हो आया। नजरें अपने आप झुक सी गईं। साड़ी का पल्ला उंगलियों में लपेटते हुए पूछा, तुम्हारा पारिवारिक परिवेश तुम्हें इसकी इजाज़त देगा? हाँ आरती, मेरे घर वाले खुले विचारों के हैं। मेरी इच्छाओं की पूर्ति में वे कभी बाधक नहीं बनेंगे। तुम्हारे परिवेश का मुझे ज्ञान नहीं है, तुमने कभी कराया भी नहीं। मैं अनमनी हो उठी। मेरे परिवार वाले इसे किसी दशा में स्वीकार नहीं करेंगे। यद्यपि तुम्हें पाकर मैं स्वयं को धन्य समझती। मुझे तो भय लगने लगा है, मुझे तो भय सा लगने लगा है आरती। उनकी स्वीकृति नहीं मिली तो क्या तुम मेरा साथ छोड़ दोगी? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। अरे, तुम अभी से परेशान क्यों होने लगे? इस विषय में बाद में सोचेंगे, मैंने उसे छेड़ते हुए कहा। मैं ना भी मिलूं तो क्या, तुम्हें अच्छी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। लड़के जो हो, समस्या तो लड़की को होती है। वह गंभीर हो गया था। आरती, तुम कुछ परेशान नजर आती हो, क्या बात है, मुझे नहीं बताओगी? हाँ अनीता, मैं बड़ी उलझन में हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या करूँ। क्या उलझन है, बता तो। वो रविंद्र ने शादी का प्रस्ताव रखा है, किंतु वह तो तेरी जाति का नहीं है। तेरे मम्मी पापा इसे स्वीकार करेंगे? बस यही तो उलझन है। मेरे माता पिता जाति से बाहर इस शादी की अनुमति कभी नहीं देंगे, किंतु मुझे अब जाति में बिल्कुल आस्था नहीं रही। दीपक के परिवार से धोखा खाकर भी मेरे माता पिता का जाति से मोह भंग नहीं हुआ है। बुरा ना माने तो एक बात कहूँ आरती, जेपी तुझे बहुत चाहता है। सुनील भी अपना प्रस्ताव भेज चुका है। दोनों ही तेरी जाति के हैं और हर तरह से अच्छे हैं। रविंद्र में ही ऐसा क्या है? शायद उन दोनों की तरफ मेरा ध्यान ना जाने का कारण उनका मेरी जाति का होना ही रहा हो। क्या भरोसा है या था कि उनके घर वाले ऐसी मांग नहीं करते, पर अब ये सब सोचने का फायदा कुछ भी नहीं है। क्या तुम दोनों एक दूसरे का जीवन साथी बनने का प्रॉमिस कर चुके हो? नहीं, अभी नहीं। मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया है। यही कहा है कि मेरे माता पिता इस विवाह के लिए तैयार नहीं होंगे, किंतु हम दोनों एक दूसरे की भावना तो जानते ही हैं ना। मन से मैं भी जुड़ाव महसूस करती हूँ। पहले अपने घर बात करके देख, वे ना माने तो तेरा इरादा पक्का है, फिर तो कोर्ट में शादी करनी पड़ेगी। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दोपहर को वार्ड में जेपी मिल गया था। कहने लगा, आरती, सुना है आप रविंद्र से शादी करने का विचार बना रही हैं। पता नहीं आपको ज्ञात है या नहीं, फिर भी आपका शुभचिंतक होने के नाते
आपको एक जानकारी देना अपना फर्ज समझता हूँ कि रविंद्र हरिजन है, जाति से चमार है। ये आपसे किसने कह दिया कि मैं उससे शादी करने जा रही हूँ? अभी मैंने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। रही बात उसके हरिजन होने की, तो मैं इतना जानती हूँ कि जाति उसकी कोई भी हो, किंतु वह एक अच्छा इंसान है। भावनाओं में बहकर ये सब कह तो आई, किंतु अब संस्कार प्रबल होने लगे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह हरिजन होगा। मैं तो उसे ठाकुर समझती थी। रविंद्र ने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? जीवन के एक महत्वपूर्ण निर्णय के बीच उसे ये बताना चाहिए था। आज हम चाहे लाख सामाजिक समानता की बात करें, किंतु ऐसे शादी विवाह लाखों में एक दो होते होंगे। शादी के मामले में तो अभी भी दोनों वर्गों के बीच गहरी खाई है, जिन्हें भरने में सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे। मुझे जेपी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। ऑफिस से पता चला कि जेपी ने ठीक कहा था। तभी से मन अशांत है। समस्याओं के अजीब से व्यू में फंस गई हूँ। लगता है मेरे सोचने व समझने की शक्ति समाप्त हो गई है। यद्यपि अभी मैंने रविंद्र को स्पष्ट हाँ नहीं कहा है। माता पिता इस विवाह की स्वीकृति कभी नहीं देंगे, यह भी बता चुकी हूँ। फिर भी वह आश्वस्त लगता है। उसे मुझसे इनकार की उम्मीद नहीं है। अंतःकरण कहता है अब उसे ना कहना उसके मन को आघात पहुंचाना होगा। ये गलत है, धोखा है। वह जन्म से ही तो हरिजन है, कर्म से तो ना वह चमार है ना उसके माता पिता। वह सुंदर है, शिक्षित है, सुसंस्कृत है। दीपक और उसके परिवार की तरह लालची लोभी नहीं, जहाँ लड़की की कीमत मिलने वाले दहेज से आंकी जाती है। तभी दूसरा पक्ष हावी होने लगता है। धोखा उसको तुम नहीं दे रही, बल्कि वास्तविकता को छिपाकर धोखा देने की कोशिश उसने की है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अपनी ही आवाज़ से मेरी नींद खुल गई थी। मैं पसीने से लथपथ थी। बड़ा भयानक स्वप्न देखा था कि पापा ने मेरी शादी की खबर सुनकर आत्महत्या कर ली है। माँ व दोनों बहनें चिल्ला चिल्लाकर एक स्वर में कह रही हैं कि इस घर की बर्बादी व पापा की मौत का कारण तुम हो, तुम ही हो। मैं पसीना पोंछती हूँ और संतोष की सांस लेती हूँ। अरे, यह तो एक सपना था, किंतु यह सपना सच भी हो सकता है। यदि मैंने रविंद्र से शादी की तो यह सपना अवश्य सच होगा। यदि ऐसा हो गया तो क्या मैं अपने को कभी माफ कर पाऊंगी? क्या मैं चैन की जिंदगी जी सकूंगी? मैं आड़ निर्णय की स्थिति में हूँ। मुझे लगता है ये आड़ निर्णय मेरा नहीं, मेरी पीढ़ी का है, जो नए मूल्यों और पुराने संस्कारों के बीच जी रही है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।